तो आज हम लोग बात करेंगे देखिए, फंक्शन में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें एक दो एग्जाम्पल मात्र बाकी रह गया था। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एफ सच दैट ए टू ए एंड जी सच दैट ए टू ए आर टू फंक्शन सच दैट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड एफ का दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1 और फिर जी का दिया हुआ है 2, 4, 3, 5, 5, 2, 4, 1, 1, 3। तो हमसे वही पूछ रहा है एफ एन एफ कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। जैसे हम एक निकाल के दिखाते हैं आपको, एफ कंपोजिशन एफ का, एफ कंपोजिशन एफ का यदि हम निकालते हैं तो पहले तो एक वेरिएबल लिए एफ कंपोजिशन एफ, एक वेरिएबल एक्स दिए, चला गया अंदर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंदर गया, मान लीजिए कि इसमें एफ एक्स अंदर गया, तो एफ एक्स अंदर गया, तो एफ एक्स अंदर गया, ये पेज नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो एफ एक्स यहाँ पर जब अंदर गया है, एफ एक्स जब यहाँ पर अंदर गया है तो आपको एक्स की वैल्यू एफ में से निकालना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू एफ का पहला कौन है 1, तो चलिए पहले एक्स के जगह 1 डालिए, तो एफ एन एफ का हो गया F1। उसी एफ में देखिएगा F1 की वैल्यू क्या है, तो F1 की वैल्यू 2 है, तो अब हो गया F2। F2 की वैल्यू क्या है, तो 3, तो F2 की वैल्यू 3। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा मिलाइएगा, तो F2 की वैल्यू 3, तो क्या हुआ, x की वैल्यू 1 लिए, आंसर आया 3, तो 1 3 हो गया। उसी तरह से f का अगला जो है x की वैल्यू 2, तो 2 लिए, तो 2 लिए तो हो गया कंपोजिशन एफ एन एफ का F2 हो गया। F2 की जो वैल्यू है वो 3 है। अब आपको F3 देखना है, F3 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, तो इसलिए 2 4 हो गया। उसी तरह से हम f में से x की वैल्यू फिर 3 डाले तो हो गया F3। F3 की वैल्यू कितनी है 4, F4 का वैल्यू कितना है 5। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 3 लिए 5 आया, इसीलिए इसी तरह से f में से 4 भी ले लीजिए, इसी तरह से f में से 5 भी ले लीजिए। अब जो आंसर आया बगल में लिख रहे हैं f का कंपोजिशन ऑफ एफ एन एफ का पहला आंसर 1 3 2 4 आया, दूसरा आंसर फिर 3 5 आया, फिर 4 1 आया, फिर 5 2 आया। इस तरह से एफ हम लोगों को निकल चुका है, एफ हम लोगों का निकल चुका है 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 1, 5, 2। आइए इसी तरह का कंपोजिशन जब पूछेगा आपको जी एंड जी का, तो फिर उसी तरह से एक वेरिएबल ले लिया हमने एक्स। अब एक्स की जो वैल्यू है, अब एक्स की जो वैल्यू है वो जी में से उठाइए, जी में से, हाँ, तो एक्स की वैल्यू अब आप जी में से उठाइए तो जी में से उठाइएगा, तो जी में से उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो जी का उसी तरह से पहला कौन है, तो एक्स की वैल्यू 1 लीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा G1, G1 की वैल्यू कितनी है 3। अब लेंगे G3, G3 की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या देख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1 लिया तो आंसर 5 आया। उसी तरह से जब 2 लूँगा जी वाला में एक्स की वैल्यू, तो वो हो जाएगा G2, G2 की वैल्यू कितनी है तो 4। अब G4 की वैल्यू कितनी है तो 1, तो एक्स की वैल्यू 2 लिया तो वाई आंसर आ गया 1, तो ये पॉइंट हो गया 2, 1। उसी तरह से जब x की वैल्यू 3 लूँगा, x की वैल्यू जब 3 लूँगा, x की वैल्यू जब 3 लूँगा जी में, तो ये हो जाएगा G3। G3 हो जाएगा तो G3 की वैल्यू कितनी है, G3 की वैल्यू कितनी है तो 5, तो G3 की वैल्यू आपके कितनी आ गई तो 5। अब हो गया G5, G5 की वैल्यू कितनी है तो 2, तो 3 2 हो गया। इस तरह से जी का भी सम निकाल लेंगे। अब आप लोगों को इसी में कंपोजिशन एफ एंड जी पूछता है, एफ कंपोजिशन जी, तो एफ फिर मिडिल ब्रैकेट जी एक्स कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब अंदर जी है तो अब एक्स की वैल्यू जी में से उठाइए, तो एक्स की वैल्यू जब जी में से 1 लेते हैं तो वो हो गया अब आपको G1।
अब G1 की वैल्यू कितनी है तो 3। अब ये हो गया F3। अब F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू कितनी है, तो F3 की वैल्यू कितनी है, तो F3 की वैल्यू कितनी है तो 4। तो F3 की जो वैल्यू है वो हो गया F3 की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो आंसर 4 आता है, तो 1 4 हो गया। उसी तरह से x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो ये हो गया G2। अब G2 की वैल्यू कितनी है तो 4। अब G2 की वैल्यू 4, अब क्या हो गया F4। F4 की वैल्यू कितनी है तो 5, 2 5 लिए। इसी तरह से आपको निकल जाएगा कंपोजिशन ऑफ G एंड F भी आपको निकालना है। अब दिमाग अपना लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, कैसे बनाइएगा नहीं बनाइएगा, जो दिक्कत होगा उससे आपसे बात कर लिया जाएगा। आइए अब आज हम एक नए चैप्टर पर बात कर रहे हैं। अब एक नए चैप्टर पर बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन देखिएगा, लिखता है लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, ए बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस माइनस क्रॉस स्टार के जगह पर, मतलब मैथ का कोई भी ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है सच दैट, इस प्रकार की a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब a और b यदि a का मेंबर है तो ए बाइनरी बी, ए स्टार बी जो देख रहे हैं ना आप, ए स्टार बी जो देख रहे हैं उसका मतलब हुआ ए बाइनरी बी, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, तब स्टार को कहा जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, बाइनरी में बस बात एक ही चीज़ का रखना है कि ए और बी यदि सेट ए का मेंबर था तो मैथ का जो ऑपरेशन लगा, चाहे प्लस का लगे, चाहे माइनस का लगे, चाहे इनटू का लगे, चाहे डिवाइड कुछ भी का लगे, ऑपरेशन लगने के बाद वो ए का मेंबर है या नहीं, ऑपरेशन लगने के बाद भी यदि वो ए का ही मेंबर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। और यदि उसके बाद भी यदि वो उसका मेंबर नहीं रहेगा तब बोलेंगे मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे हम एग्जांपल देकर क्लियर करेंगे। देखिए ये है आपका जूनियर क्लास वाला ही, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया है, लेकिन चलिए फिर टॉपिक आ गया है तो पढ़ाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो लिखा टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब, ए और बी यदि ए का मेंबर है तो ए बाइनरी बी भी ए का मेंबर होगा। क्लोजर का मतलब हुआ कि घर का मामला घर में सलट गया, मतलब मतलब स्पष्ट है कि ए और बी यदि ए का मेंबर है तो बाइनरी लगना, मतलब मैथ का ऑपरेशन लगने के बाद, बाइनरी क्या, बाइनरी मतलब मैथ का ऑपरेशन, मैथ का ऑपरेशन लगा उसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। मैथ का ऑपरेशन लगने के बाद भी यदि वो एक का ही मेंबर रहेगा तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जानिए रहे हैं, ए बाइनरी ब्रैकेट के अंदर बी सी देंगे, इक्वल टू हो गया ब्रैकेट के अंदर ए बाइनरी बी बाहर से सी। चलिए कम्यूटेटिव में जानिए रहे हैं, ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में कोई असर ही नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ए बाइनरी ई किया, ए बाइनरी ई किया या ई बाइनरी ए किया और वो जस्ट ए हुआ तो वो हो गया आपका आइडेंटिटी। देखिए ध्यान से, ए में बाइनरी ई लगाया है या ई में बाइनरी ए लगाया, लेकिन आंसर में कोई असर दिख रहा नहीं। आंसर जो आपको दिख रहा होगा वो आंसर जस्ट ए का ए है, तो यहाँ पर ई को बोला जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए उसी तरह से जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट की बात हम करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट की बात हम करें तो इन्वर्स एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ए यदि ए का मेंबर है, ई भी ए का मेंबर है, ए इन्वर्स भी है, तो इन्वर्स में क्या जानते हैं, ए बाइनरी ए इन्वर्स, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है आपको।
ए बाइनरी ए इन्वर्स या ए इन्वर्स बाइनरी ए बराबर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए इन्वर्स को बोला जाएगा इन्वर्स। और पहली बात कि आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ये एक लेक्चर आपको मिला है मजबूरी में, चूँकि एक दिन छुट्टी हो गया था, तो इसको थोड़ा कष्ट करके पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे एग्जाम्पल में सब निकाल के दिखाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जानते हैं दो गो मैथ का चाहिए ऑपरेशन। तो एक मैथ के ऑपरेशन को हमने स्टार से लिखा है और दूसरे मैथ के ऑपरेशन को हम छोटका जीरो से लिखा है। तो यहाँ हो गया ए बाइनरी बी और फिर बाइनरी ए बाइनरी सी, जहाँ पर स्टार एंड वो जो दिख रहा है टू डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन है। दोनों जो है स्टार एंड वो कंपोजिशन दिख रहा है वो टू डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए अब अगला सवाल देखता हूँ। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में आ गया हूँ। लिखता है प्रूव दैट स्टार ऑन एन सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको बताना है कि ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी है, जहाँ सेट नेचुरल नंबर है, तब बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं। तो देखिए जो तेज स्टूडेंट है उसको तो पता है कि ए यदि नेचुरल नंबर है और बी यदि नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी भी हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसलिए ए प्लस बी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा आगे बढ़िए। उसी तरह से प्रूव दैट स्टार ऑन एन सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो चालाक होइएगा तो समझ में आ गया होगा कि ए माइनस बी बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ है। सो बात बताइएगा। ए माइनस बी बाइनरी ऑपरेशन इसलिए नहीं हुआ है, ए माइनस बी इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ है कि ए यदि नेचुरल नंबर है बी यदि नेचुरल नंबर है तो ए माइनस बी हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से तीसरा में हम दिए आपको होमवर्क कि ए बाइनरी बी बराबर ए इंटू बी बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना है। चलिए ये आप कीजिएगा। फिर चौथा भी दिया हूँ प्रूव दैट स्टार ऑन एन सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए बाई बी। अब नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाई बी नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन क्यों होगा ये आपको जवाब ढूंढना है। चलिए 5 नंबर में लिखता है कि प्रूव दैट स्टार ऑन क्यू सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए बी बाई 3। यहाँ क्यू क्या है तो रेशनल नंबर का सेट है। अब आप हमको बताइए ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई रेशनल नंबर है तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो उसको 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा रेशनल ही होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं ए यदि रेशनल नंबर है और बी यदि रेशनल नंबर है तो ए बी बाई 3 भी हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर ए बी बाई 3 एक बाइनरी ऑपरेशन होगा क्यू के लिए। अच्छा अगला है प्रूव दैट स्टार ऑन जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर ए बाइनरी बी, जहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि ए यदि पॉजिटिव इंटीजर है और बी यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो ए माइनस बी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बच्चा इसमें कन्फ्यूज रहता है। देखिएगा बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहेगा कि सर मॉड करेंगे उसके बाद तो हो जाएगा। देखिए मॉड करेंगे, मॉड से पहले ही वो सेट का मेंबर ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए कि मॉड से पहले तो ए माइनस बी लगाना पड़ेगा, तो ए माइनस बी लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर ए माइनस बी तो है ही नहीं जेड पॉजिटिव का मेंबर, तो बातें ख़त्म हो गया। यहाँ दूसरे सेट की ज़रूरत पड़ गई, इसीलिए इसको बोलता है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी भी जेड पॉजिटिव का मेंबर नहीं होगा। तो जब जेड पॉजिटिव का मेंबर नहीं होगा इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा अगला लिखता है 7 नंबर में प्रूव दैट स्टार ऑन एन सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए के पावर बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा काहे तो ए यदि कोई नेचुरल नंबर है और बी यदि नेचुरल नंबर है तो ए के पावर बी, नेचुरल नंबर का पावर जब हम नेचुरल नंबर करेंगे तो आंसर कोई ना कोई तो नेचुरल नंबर ही आएगा। चलिए अब 8 नंबर में देखते हैं।
एक सवाल है, टोटल चीज़ आपको इसमें समझाया है। इफ़ स्टार ऑन क्यू सच दैट ए बाइनरी बी बराबर ए बी बाई टू, ए बाइनरी बी बराबर ए बी बाई टू, देन वेरीफाई दैट, तो हमको वेरीफाई करना है ए स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए और बी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो a इंटू बी तो रेशनल होबे करेगा, पहला टेस्ट कर रहा हूँ। और जब a और b रेशनल नंबर होगा तो ए बी बाई टू भी रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब है कि a बाइनरी b भी q का मेंबर होगा ही होगा। हाँ, a बाइनरी b भी q का मेंबर, हाँ, a बाइनरी b भी q का मेंबर होगा ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव टेस्ट का। तो कॉम्यूटेटिव टेस्ट में क्या है, तो ए बाइनरी बी का क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ ए बी बाई टू। तो उसी तरह से बी बाइनरी ए करेंगे, तो बी बाइनरी ए तो क्या हो जाएगा, बी ए बाई टू। तो किसको नहीं पता है कि ए बी बाई टू या बी ए बाई टू दोनों सेम हो जाएगा, तो हो गया कॉम्यूटेटिव। उसी तरह से एसोसिएटिव, ए बाइनरी बी का क्या हो जाएगा, ए बाइनरी बी का हो जाएगा ए बी बाई टू। अब यहाँ पर लिख रहा है ए बाइनरी बी, अब बाइनरी सी लिख रहा है, ए बाइनरी बी अब बाइनरी लिख रहा है सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ए बाइनरी बी का मीनिंग क्या हुआ, ए बाइनरी बी का मीनिंग हो गया ए बी बाई टू, ठीक है, पहले ब्रैकेट का फिर बाइनरी लगाए सी से। अब जो बच्चा समझेगा ए बी बाई टू उसका कभी सही नहीं होगा, और जो बच्चा ये समझ लेगा पहला गुने दूसरा बटे टू, उसको कोई गलती नहीं होगा। तो पहला यहाँ कौन है, ए बी बाई टू, दूसरा कौन है, सी, या फिर बट्टा में टू, तो ए बी सी बाई फोर। उसी तरह से ए बाइनरी हो गया बी बाइनरी सी, ए बाइनरी हो गया बी बाइनरी सी। अब ए बाइनरी हो गया बी बाइनरी सी जब हम करेंगे, थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, तो ए बाइनरी बी सी बाई टू हो गया, ए बाइनरी पहले ब्रैकेट का क्रिया कर दिए तब बी सी बाई टू, चलिए चलेगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तब बी सी बाई टू जो हम लोगों को आ गया, अब देखिए पहला हो गया ए या दूसरा हो गया बी सी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, पहला गुने दूसरा बट्टा टू, तो पहला ए दूसरा बी सी बाई टू और फिर बट्टा में टू, तो ए बी सी बाई फोर, दोनों इक्वल हो गया, इसलिए एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम मान लिए कि लेट ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका डिफिनीशन क्या कहता है कि ए बाइनरी ई बराबर ई बाइनरी ए बराबर ए, चलेगा। तो ए बाइनरी ई बराबर ए, अब देखिए क्वेश्चन पर चले जाइए, पहला गुने बाइनरी का मतलब यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में बाइनरी का मीनिंग क्या है, पहला गुने दूसरा बटे टू, तब पहला ए दूसरा ई बटे टू बराबर ए, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हमको ई का वैल्यू 2 आया। अब देखना ये है कि ई की वैल्यू जो 2 आया है वो रेशनल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है, तो वो हो गया उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चलिए अब बात करते हैं हम इन्वर्स एलिमेंट का। तो ए मान लिया क्यू का मेंबर है, ई मान लिया क्यू का मेंबर है, ए इन्वर्स क्यू का मेंबर है, जहाँ ए इन्वर्स एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए बाइनरी ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बाइनरी ए बराबर ई। अब यहाँ डिफिनीशन लगा देंगे, तो ए बाइनरी ए इन्वर्स बराबर ई हो गया, तो ए बाइनरी ए इन्वर्स बराबर ई। अब फार्मूला क्या था, पहला गुने दूसरा बटा टू, तो ए गुने ए इन्वर्स बटा टू बराबर हो गया ई। अब यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा ए इन्वर्स बराबर 2 इंटू ई, या ए गुना में है तो भाग बन गया। ई कितना निकाले थे पीछे डी नंबर में, तो ई का वैल्यू 2 निकला हुआ, ई के जगह 2 डाल दिए तो आ गया 4/a। अब देखना आपको यहाँ पर क्या है कि यदि a कोई रेशनल नंबर है तब 4/a रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। यदि a कोई रेशनल नंबर है,
ए कोई रेशनल नंबर है तो 4/a यहाँ रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से आपको इन्वर्स एलिमेंट निकल गया, ठीक है। अब 9 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद बनाना है, दिमाग लगाइएगा। 10 नंबर देख रहा हूँ, सवाल है कि प्रूव दैट सेट ए बराबर -1, 0, 1 इज नॉट क्लोज्ड फॉर द एडिशन, क्लोज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ 10 के बी नंबर में क्वेश्चन हमने गड़बड़ लिखा है, वो है मल्टीप्लिकेशन। देखिए तो क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन आप लोग ठीक कर लीजिएगा, 10 के बी नंबर में क्लोज फॉर द मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कंपोजिशन टेबल बनाइए। अब वही विद्यार्थी जो है 12th का नया है, उसको मालूम ही नहीं कि कंपोजिशन टेबल क्या होता है। तो समझिए कंपोजिशन टेबल, जैसे अब हम एक टेबल बना दिए, प्लस का लिए निकालना है तो प्लस दिए, सेट का मेंबर क्या था -1, 0, 1, और फिर इधर भी सेट का मेंबर उतना डाल दिए। अब आपको सब को सब में जोड़ना है, जब प्लस के लिए निकाल रहे हैं तब -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 से करेंगे, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। उसी तरह से 1 में 0 जो -1 जोड़ेंगे तो 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब देखिए इसमें ध्यान से क्यों लिखता है कि क्लोज नहीं है जोड़ के लिए, उसके पीछे वजह है कि इस जब प्लस के लिए कंपोजिशन टेबल निकला है उसमें 2 नया मेंबर आ गया है, एक है -2 और एक है 2 जो सेट ए का मेंबर नहीं है। इसीलिए इसका मतलब है कि प्लस के लिए एक नया मेंबर हमको मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह प्लस के लिए क्लोज नहीं। अच्छा, अगला है कंपोजिशन टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम करेंगे तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल रहा हूँ। तो -1 का हम -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 हो जाएगा, -1 का 0 के साथ तो 0, -1 का 1 के साथ तो -1, फिर 0 का -1 के साथ तो 0, 0 का 0 के साथ तो 0, 0 का 1 के साथ तो 0। तो यहाँ पर क्लोज हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्यों? क्योंकि एक भी नया मेंबर नहीं आया है। अच्छा, 11 नंबर में हम बात करते हैं, एक सेट लिख दिया, मेंबर 1, 2, 3 है और आपको कंपोजिशन टेबल बनाना है। देखिए बनाना तो आप ही को था, हम हेल्प कर देते हैं। कंपोजिशन टेबल कहता है एचसीएफ का बनाना है, मैक्सिमम का बनाना है, मिनिमम का बनाना है। तो आप लोग तो खुद उस्ताद है, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? महत्तम। अब इसका आपको निकालना है कंपोजिशन टेबल। कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे 1 और 1 का महत्तम कितना हो जाएगा? 1 एचसीएफ। 1 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 1। 1 3 का कितना हो जाएगा? तो 1। 1 4 का कितना हो जाएगा? तो 1। 1 5 का कितना हो जाएगा? तो 5। देखिए एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल है। कॉमन यदि होगा तो कॉमन डिजिट होता है, और यदि कॉमन नहीं है तो 1 आंसर होता है। जैसे 2 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और 2 2 में 2 कॉमन है तो 2, 2 3 में फिर कोई कॉमन नहीं है, 2 3 में फिर कोई कॉमन नहीं है तो 1, 2 4 में फिर 2 कॉमन है तो 2, 2 5 में कोई कॉमन नहीं है तो 1। इसी तरह से आप उसको निकालिए। बी नंबर में क्या लिखा? कंपोजिशन टेबल है मैक्सिमम के लिए। तब मैक्सिमम के लिए आपको बोल रहा है, तब मैक्सिमम मतलब सबसे बड़का लिखना है। तो 1 1 में सबसे बड़का कौन है? तो 1। 1 2 में सबसे बड़का कौन है? तो 2। 1 3 में सबसे बड़का कौन है? तो 3। 1 4 में सबसे बड़का कौन है? तो 4। 1 5 में सबसे बड़का कौन है? तो 5। उसी तरह से 2 से करिए। 2 1 में सबसे बड़का कौन है? तो 2। 2 2 में सबसे बड़का कौन है? तो 2। 2 3 में सबसे बड़का कौन है? तो 3। 2 4 में सबसे बड़का कौन है? तो 4। 2 5 में सबसे बड़का कौन है? तो 5। इसी तरह से आप सब का निकालिए। अब मिनिमम का मतलब जो सी छोड़े हैं होमवर्क में, उसका मतलब हो गया सबसे छोटा। अच्छा, 12 नंबर में देख लीजिए, ए बाइनरी बी बराबर लिख रहा है ए प्लस बी। ए बाइनरी बी बराबर लिख रहा है ए प्लस बी।
तो पूछ रहा है देन फाइंड 3 बाइनरी 4। तो 3 बाइनरी 4 का क्या मतलब, ए के जगह 3, बी के जगह 4, 7 आ गया। अब ए बाइनरी बी का मतलब लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूछ रहा है 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 के, पहले ब्रैकेट को तोड़िए क्या है, देखिए फिर यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग। ए बाइनरी बी का यहाँ मीनिंग है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब समझिए, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब, तो 2 बाइनरी 3 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 तो -5 हो गया। अब चले आइए, अब हो गया 1 का स्क्वायर, अब लगा दीजिए फिर 1 बाइनरी -5 का क्या मतलब हो गया, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तब पहला कौन है, तब पहला है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस दूसरा कौन है, तो -5 का स्क्वायर। तो चलिए हो गया -24। अब चलते हैं अब हमको ऑब्जेक्टिव है इसमें नोट में, फंक्शन निकालना होगा ए से बी में। तो फार्मूला है नंबर ऑफ बी के पावर नंबर ऑफ ए कर दीजिएगा। तो ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए में 3 मेंबर है, बी में, तो ये सब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शन पूछेगा ए टू ए में, तो नंबर ऑफ ए टू द पावर नंबर ऑफ ए। अच्छा, कहीं पूछेगा कि आपको नहीं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताइए, बाइनरी ऑपरेशन, तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बे, तो निकाल दीजिएगा। ये सब समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा, तो ईजिली आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको निकालिए। और इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कल बात करेंगे हम लोग, क्लास में कोई डिस्कस कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपको कुछ नहीं आएगा। इसके आगे ये बाइनरी ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे आपसे प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है।